रमेश थका हारा दफ्तर से घर आया। आते ही बिछावन पर लेट गया। सरला इस तरह अपने पति को चुपचाप परेशान सा देखकर घबरा गई। सरला जल्दी से खाना लेकर आई और रमेश को हाथ मुंह धोकर खाने को कहा। उसने अपने बेटे प्रकाश और बेटी सुधा के बारे में पूछा तो सरला ने बताया दोनों अपने दोस्तों के यहाँ गए हैं। रमेश हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। चुपचाप वह खाना खाकर सोफे पर बैठ गया। सरला से अब रहा नहीं गया तो उसने कहा, क्यों जी, आज आप बड़े चुप हो और परेशान भी लग रहे हो, क्या बात है? चुप्पी तोड़ते हुए रमेश ने बताया कि आज शर्मा जी मिले थे। वे अपने लड़के की शादी अपनी सुधा से कराना चाहते हैं। लड़का बैंक में क्लर्क है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सरला खुश होते हुए बोली, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? शर्मा जी तो अच्छे आदमी हैं। उनका घर परिवार भी सुखी संपन्न है। हमारी सुधा तो भाग्यशाली है। हमारी सुधा के तो भाग खुल गए। अभी मैंने पूरी बात कहाँ बताई? रमेश बोला, उन्हें हमारी सुधा के अलावा और कुछ भी चाहिए। और कुछ? सरला ने कहा, उन्हें दहेज चाहिए, वो भी पूरे 5 लाख, और लड़के को मोटरसाइकिल अलग से। रमेश बोला, पर इतने पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे? सरला ने कहा, मैं सोच रहा था दफ्तर से लोन ले लूं, कल ही लोन के लिए अप्लाई करता हूं। इतना कहकर रमेश उठकर बाहर निकल गया। दूसरे दिन रमेश ने दफ्तर में लोन के लिए अप्लाई कर दिया, पर रकम बड़ी थी, इसीलिए इसे पास होने में समय लगने वाला। उसने ऑफिस से ही शर्मा जी को फोन कर दिया कि वो ये रिश्ता करना चाहते हैं। तो शर्मा जी ने जोर देकर दहेज के बारे में पूछा कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना? तो रमेश ने कहा कि 2-3 महीने लगेंगे। शर्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग मंगनी कर लेते हैं, शादी 3 महीने बाद कर लेंगे। रमेश को यह बात जच गई। उसने कहा, ठीक है, आप घर पर आइए और बैठकर बात करेंगे। यह कहकर उसने फोन काट दिया। दूसरे दिन शर्मा जी घर पर आए। उस समय बच्चे पढ़ने के लिए जा चुके थे। रमेश ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। सारी बातें तय हो गई। 2 दिन बाद सगाई की तारीख रखी गई। सुधा की फोटो पहले ही शर्मा जी अपने बेटे राजीव को दिखा चुके थे। उसे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था, पर सुधा इन सारी बातों से अनजान थी। कॉलेज से आने के बाद माँ ने उसकी मंगनी की बात उसे बताई, लेकिन उसने बोला कि वह अभी पढ़ना चाहती है, वह अभी शादी नहीं करेगी। इतना सुनते ही माँ गुस्सा होकर बोली, तुम्हारे लिए लड़का बैठा रहेगा? इतना अच्छा लड़का है, हाथ से निकल गया तो दूसरा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फिर घर भी तो जाना पहचाना है। माँ को गुस्से में देखकर सुधा सहम गई। वह बोली, ठीक है, पर पहले मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर सरला गुस्से में बोलने लगी, लड़के को लड़की से नहीं मिलना, पर यह लड़की होकर लड़के से मिलना चाहती है। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, दिमाग खराब हो गया है। बाहर से आते ही रमेश सरला के चिल्लाने की आवाज सुनकर बोला, क्यों बच्ची को डांट रही हो? आप सुनेंगे तो आप भी डांटेंगे, सरला ने कहा। ऐसा क्या कर दिया इसने? रमेश बोला, यह मंगनी से पहले लड़के से मिलना चाहती है, और पढ़ाओ इसे। ये कहकर सरला चुप हो गई। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं शर्मा जी से बात करता हूँ। यह कहकर रमेश बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आया। उसने बताया कि वे लोग कल आएंगे। जो कुछ सामान मंगवाना हो मुझे बता दो, मैं बाजार से ले आऊंगा। यह कहकर रमेश हाथ मुंह धोने चला गया। दूसरे दिन शर्मा जी और राजीव आ गए। रमेश शर्मा जी को बाहर घुमाने के बहाने ले गए और सरला अंदर चली गई। अब कमरे में केवल राजीव और सुधा थे। राजीव ने पहल करते हुए अपने बारे में बताया। फिर उसने सुधा से कॉलेज और पढ़ाई के बारे में पूछा। सुधा को राजीव पसंद आ गया। उसे राजीव एक सुलझा हुआ इंसान लगा और उसने तय कर लिया कि वह राजीव से ही शादी करेगी। दूसरे दिन धूमधाम से मंगनी हो गई। मंगनी के बाद सुधा और राजीव में अक्सर बातें हुआ करती। इस तरह देखते देखते 2 महीने निकल गए। अब शादी का दिन भी नजदीक आ गया। रमेश को दफ्तर से लोन तो मिला, पर शादी के दहेज के लिए रुपए कम पड़ने लगे।
सरला और रमेश आपस में बात ही कर रहे थे कि सुधा के कानों में दहेज की बात पड़ी। जब उसे पता चला कि शर्मा जी ने दहेज में 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग की है, तो उसने तुरंत शादी के लिए मना कर दिया। रमेश सुधा को समझाने लगा कि यह बड़ों की बातें हैं, इनमें बच्चे नहीं पड़ा करते। तब तो सुधा चुप हो गई, पर वह कहाँ शांत बैठने वाली थी। उसने राजीव से बात करने की सोची, क्योंकि उसे लग रहा था कि राजीव उसका साथ जरूर देगा। उसने राजीव से शाम को मिलने की बात की तो राजीव तैयार हो गया। राजीव बोला, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुधा, दहेज के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? राजीव, दहेज? सुधा, हाँ दहेज। क्या लड़कियों की शादी बिना दहेज की नहीं हो सकती? क्या वह दहेज के बिना अपने जीवन साथी की कल्पना नहीं कर सकती? जिनके माता पिता के पास ढेर सारे पैसे ना हो, तो क्या वो अपनी बेटी की शादी अच्छे घर परिवार में नहीं कर सकते? क्या लड़के वालों को अच्छी लड़की के साथ अच्छा पैसा लेना जरूरी है? इतना सब कहते कहते सुधा की आंखों में आंसू आ गए। राजीव बोला, अरे अरे बस बस, इतने सारे सवाल एक ही बार में। वैसे मेरी नजर में दहेज समाज के लिए एक अभिशाप है, और फिर शादी के लिए अच्छा परिवार और अच्छी लड़की मिल जाए तो फिर दहेज की क्या जरूरत? वैसे अचानक तुम दहेज की बात क्यों कर रही हो? सुधा बोली, क्योंकि तुम्हारे पापा ने दहेज के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं और एक मोटरसाइकिल की मांग की है। राजीव, क्या? पर इसके बारे में तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करूंगा। सुधा, मुझे पता था तुम मेरा साथ जरूर दोगे। राजीव, ये साथ जिंदगी भर का रहेगा। राजीव ने शर्मा जी से बिना दहेज की शादी की बात की। पहले तो शर्मा जी नहीं माने, पर राजीव की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा, और कुछ ही दिनों में सुधा और राजीव की शादी धूमधाम से हो गई, और वो भी बिना दहेज के। आज हमारे समाज में राजीव जैसे लड़कों की ही जरूरत है, जो दहेज जैसी सामाजिक बुराई का हिस्सा नहीं बनते हैं। दहेज के कारण कितनी ही मासूम लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि दहेज के कारण उन्हें मार दिया जाता है। अगर आज की युवा पीढ़ी राजीव जैसी हो जाए तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों को इस सामाजिक बुराई से बचाया जा सकता है।